Welcome on Easy Learning. Now I am going to explain about the poet Walt Whitman, and then in the next part of the video I will explain the poem. So in this part of the poem I will only explain about the poet Walt Whitman. तो वॉल्ट विटमैन जो है इनका जन्म 1819 में हुआ था और 1892 में इनका डेथ हुआ था। कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि इनका जन्म जो है कब हुआ था, कहाँ हुआ था, किस टाइम के राइटर थे, वो कौन से कंट्री के थे, ये सब एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ये कौन सा पोएट थे, तो पीपल्स पोएट थे। ये भी कई बार पूछा जाता है कि कौन से पोएट थे, तो पीपल्स के पोएट थे। पीपल्स के पोएट का मतलब क्या हुआ? पीपल्स के पोएट का मतलब ये हुआ कि वे दूसरे के लोगों की भावना को भी जानते थे और उनको अपने से जोड़ते थे और फिर लिखते थे पोएम को। मतलब जो भी लाइन वो पोएम में लिखते थे वो सीधा उसका संपर्क या कनेक्शन जो है, जो रीडर होता है या कोई भी व्यक्ति उसको रीड करेगा तो उससे हो जाएगा। तो इसीलिए इसको पोएट, पीपल्स पोएट कहा जाता है। इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर। कहते हैं शायद यह बहुत ही ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर है। अब ये इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर क्या है? लिटरेरी का तो मतलब हुआ साहित्यिक और इंडिविजुअलिस्टिक का मतलब हुआ जब हम कोई भी काम अकेले करते हैं और उसमें दिल दिमाग लगा देते हैं तो उसी को इंडिविजुअलिस्टिक कहा जाता है। और ये ऐसे इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर थे दैट अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस्ड, जिसे अमेरिका ने कभी दिया है। प्रोड्यूस्ड का मतलब यहाँ दिया है या उत्पन्न किया है। अब इससे यह पता चलता है कि ये अमेरिकन थे, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है कि अमेरिकन पोएट थे, लेकिन यहाँ दे दिया है तो इससे यह पता चलता है कि ये अमेरिकन पोएट थे। लैंग्वेज से कि अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस्ड मीन्स ही वॉज बोर्न इन अमेरिका। ही बिगन वर्किंग एज ए कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे। मतलब वो 12वीं अपनी जन्मदिन मनाने से पहले ही एक कारपेंटर के रूप में काम करना शुरू किए। मतलब 12वीं जन्मदिन मना भी नहीं पाए और उससे पहले ही वो कारपेंटर का काम करना शुरू कर दिए। ही ऑल्सो वर्कड एज ए प्रिंटर। वो प्रिंटर के रूप में भी काम किए, टीचर के रूप में भी काम किए, एडिटर के रूप में भी काम किए और वॉलंटियर नर्स के रूप में भी काम किया। ये वॉलंटियर नर्स क्या होता है अभी हम बता देते हैं। वॉलंटियर नर्स का मतलब होता है जो अपनी इच्छा से किसी को सेवा शुश्रूषा करे, किसी की इलाज करे, किसी को मरहम पट्टी करे, उसी को वॉलंटियर नर्स कहा जाता है। अब ये वॉलंटियर नर्स कब बने? तो सिविल वॉर हुई थी एक बार, अमेरिका में सिविल वॉर हुई थी, तो सिविल वॉर के टाइम में किए थे। अब ये सिविल वॉर क्यों हुई थी तो ये हिस्ट्री में जाना होगा। अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सिविल वॉर किस कारण से हुई थी। साथ में एडिटर के रूप में भी काम किए थे। अब ये एडिटर क्या होते हैं वो भी बता देते हैं। एडिटर होते हैं खास करके जब कोई भी समाचार पत्र छपती है तो समाचार पत्र की जो कॉलम होती है उसको एडिट किया जाता है, तो उसको एडिट करने वाले को एडिटर कहा जाता है। इसको हिंदी में संपादक कहते हैं। और साथ ही में ये जो एडिटर लोग होते हैं, संपादक होते हैं, इसकी भी एक स्पेशल पेज होती है न्यूज़पेपर में, जिसको संपादकीय पेज हिंदी में कहा जाता है और अंग्रेजी में उसको एडिटोरियल कहा जाता है। उसके बाद आगे कहते हैं कि विट्समैन्स पोएट्री, मतलब विटमैन की जो पोएट्री है, ऑल ऑफ विच इज कलेक्टेड इन लीव्स ऑफ ग्रास, जो कि सारे कुछ जो है लीव्स ऑफ ग्रास में जो है सम्मिलित है, कलेक्टेड है। इज नोन फॉर इट्स फ्री रिदम, वो इसकी फ्री रिदम के रूप में जाने जाते हैं। और लैक ऑफ राइम में, मतलब इनमें राइम की कमी होती है। राइम की मतलब क्या हुआ? राइम वही हुआ जैसे ए बी, बी सी, सी डी ये राइम है, लेकिन ये राइम को वॉल्ट विटमैन उतना अच्छा से यूज नहीं करते हैं। इनके पोएम में ये राइम की कमी पाई जाती है, लैक होती है। विटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड इट एट हिज ऑन एक्सपेंस इन 1855। विटमैन ने इस पोएम को लीव्स ऑफ ग्रास को पहली बार 1855 में अपने खर्च पे पब्लिश करवाए थे। मतलब इसके लिए इनको कहीं और जगह से खर्चा नहीं मिला, गवर्नमेंट ने नहीं दिया, बल्कि खुद ही अपनी जेब से इनको पैसा भरना पड़ा इस पोएम को खर्च करने, मतलब पोएम को खर्च के लिए या पोएम को प्रकाशित करवाने के लिए। However, the free form of the poems and the joyful dedications to the importance of the individual
वर नॉट वेल रिसीव्ड एट फर्स्ट। लेकिन फिर भी जो पोएम्स का जो फ्री फॉर्म है और जो जॉयफुल डेडिकेशन है, इंपॉर्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल को, उसे बहुत अच्छी तरीके से शुरुआत में रिसीव नहीं किया गया। अब यहां पर मैं जॉयफुल डेडिकेशंस का मतलब क्या होता है। जॉयफुल डेडिकेशंस का मतलब होते हैं जब हम किसी चीज में बहुत ही ज्यादा आत्मसमर्पण कर देते हैं, उससे मुझे खुशी मिलती है, तो उसी को जॉयफुल डेडिकेशंस कहे जाते हैं। और यहाँ पे कहते हैं कि ये जो पोएम पहली बार पब्लिश हुआ तो इसमें इंडिविजुअल की इतनी इंपॉर्टेंस को नहीं दिखाई गई या उसको नहीं माना गया। इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति होते हैं और इंपॉर्टेंस मतलब उसकी जो इंपॉर्टेंस होती है, वर नॉट वेल रिसीव्ड एट फर्स्ट। इन फैक्ट हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स कॉस्ट Whitman his job as it was taken to be obscene। कहते हैं कि सचमुच में, इनफैक्ट वाकई में, पोएम्स की जो उनकी कलेक्शन है वो विटमैन की जो जॉब है, विटमैन्स कॉस्ट विटमैन मतलब विटमैन कैसा है, विटमैन किस तरीके से पोएम लिखते हैं, उनकी क्या कीमत है, उनकी क्या वैल्यू है मार्केट में, ये बताती है कॉस्ट विटमैन। और उनकी जॉब के बारे में बताती है जॉब। और कैसी बताती है कि एज इट वॉज टेकन टू बी ऑब्सीन, मतलब ऐसा माना गया कि यह जो था वो ऑब्सीन था। ऑब्सीन का मीनिंग होते हैं, हिंदी में इसको अश्लील कहा जाता है, ऑब्सीन, OBSCE यानी। तो ऐसा माना गया कि ये जो इन्होंने लिखा है वो ऑब्सीन है। इन 1881 आफ्टर मेनी एडिशंस, कहते हैं यहां पर में कि 1881 में कई बार एडिशंस के बाद, प्रकाशन के बाद, संस्करण के बाद, लीव्स ऑफ ग्राफ्स फाइनली फाउंड ए पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट इट अनसेंसर्ड। तो लीव्स ऑफ ग्रास जो है अंत में जो है एक पब्लिशर के ध्यान में गया और उन्होंने इसे अनसेंसर्ड जो है प्रिंट कर दिया, या वो मतलब तैयार हो गया प्रिंट। अब ये अनसेंसर क्या होता है, एक्चुअली में होता है क्या, एक होता है सेंसरशिप। तो सेंसरशिप से अनसेंसर्ड बना है। सेंसरशिप में क्या होता है कि कोई भी प्रेस या मीडिया सरकार के खिलाफ कोई चीज ना तो छाप सकती है ना कोई चीज दिखा सकती है। तो यहां पे उसका उल्टा मीनिंग है, अन लगा दिया है। अन का मतलब जो सेंसर्ड ना हो। तो पब्लिशर ने क्या किया, पब्लिशर ने इनकी पोएम को ले लिया और इसको प्रिंट करने के लिए जो है तैयार हो गया और वो अनसेंसर्ड था। ट्रांसलेशंस ऑफ दिस कलेक्शन वर एंथुसियास्टिकली रिसीव्ड इन यूरोप। इस पोएम की जो अनुवाद है या ट्रांसलेशन है उसे बहुत ही जोश के साथ, एंथुसियास्टिकली, यूरोप में जो है स्वागत किया गया इसका। बट विटमैन रिमेन्ड रिलेटिवली अनएप्रिशिएटेड अमेरिका। लेकिन विटमैन एक ही साथ, रिलेटिवली मतलब एक ही साथ, यहाँ पर रिलेटिवली मतलब कोई संबंधित नहीं होगा। रिलेटिवली मतलब एक ही साथ का मतलब जिस समय यूरोप में इनका पोएम इतना फेमस हो रहा था, उसी समय अमेरिका में इनके पोएम को इतना प्रशंसा नहीं मिला, इतना आदर नहीं मिला, अनएप्रिशिएटेड रह गया। मतलब अनएप्रिशिएटेड मतलब जिसे प्रशंसा न मिले। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ दैट ही कुड विन एप्रिसिएशन इन अमेरिका फॉर हिज ओरिजिनल इनोवेटिव एक्सप्रेशन ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म। कहते हैं केवल उनकी मृत्यु के बाद ही ऐसा समय था, इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ दैट ही कुड, जब वो जो है अमेरिका में अपनी प्रशंसा को जीत सके। ही कुड विन एप्रिसिएशन इन अमेरिका, क्यों जीत सके, तो फॉर हिज ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशन ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म, मतलब अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म की जो है एक इनोवेटिव एक्सप्रेशन और जो ओरिजिनलिटी है उसके कारण। अब ये इनोवेटिव और इनोवेटिव एक्सप्रेशन क्या होती है? इनोवेटिव एक्सप्रेशन होती है कि आप नई चीज को बना करके कुछ लोगों को बताते हैं तो उसको इनोवेटिव कहा जाता है। और इस चीज ने क्या किया, और उनकी जो ओरिजिनलिटी थी, मतलब असलियत थी, इसने अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म की, उसने अमेरिका के लोगों को अपना ध्यान खींचा और अमेरिका में भी इनकी मतलब पोएम की वाहवाही हो गई, वहां भी इनकी प्रशंसा शुरू हो गई। His important works include Leaves of Grass 1855 and Drum Taps। उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क है उसमें Leaves of Grass जो 1850 में लिखी गई थी और Drum Taps जो 1866 में लिखी गई थी वो शामिल है।